प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में केंचुए में रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में हम आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं केंचुए का रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखिए, केंचुए के रुधिर परिसंचरण तंत्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम केंचुए के ब्लड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। केंचुए का रुधिर जो है वो प्लाज्मा और उसमें मौजूद रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बना है। केंचुए में जो प्लाज्मा है वो पानी के समान एक पदार्थ है और उसमें बहुत सारी रुधिर कणिकाएं क्या हैं, घुली हुई हैं। तो वो रुधिर है, पानी के समान प्लाज्मा जिसमें बहुत सारी रुधिर कणिकाएं क्या हैं, घुली हुई हैं। तो केंचुए का जो ब्लड है वो प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बना है। रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर का जो रंग है, कलर है, वो कैसा है, रेड है। जैसे मनुष्य का रुधिर लाल होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से केंचुए का ब्लड भी कैसा होता है, लाल होता है। लाल रुधिर कणिकाएं, केंचुए में जो आरबीसी सेल्स होती है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, वो ध्यान दीजिएगा अनियमित आकार की, केंद्रक युक्त और रंगहीन होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंपटीशन की दृष्टि से ध्यान रखिएगा कि केंचुए की जो आरबीसी होती हैं वो अनियमित आकार की होती हैं, जबकि मनुष्य की आरबीसी अनियमित आकार की नहीं होती। ये केंद्रक युक्त होती हैं और रंगहीन होती हैं। जबकि मनुष्य में जो आरबीसी सेल्स होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे जो आरबीसी सेल्स हैं वो कैसी हैं, आपकी रंगहीन होती हैं। केंचुए में आरबीसी रंगहीन क्यों है, इसका कारण समझिए। क्योंकि केंचुए में जो हीमोग्लोबिन होता है वो रुधिर कणिकाओं में ना होकर के प्लाज्मा में घुला होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कंपटीशन के हिसाब से नोट रखना चाहिए कि मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन है वो लाल रुधिर कणिकाओं में होता है, लेकिन केंचुए में जो हीमोग्लोबिन है वो लाल रुधिर कणिकाओं में ना होकर के किसमें घुला होता है, प्लाज्मा में घुला होता है। जबकि रंग दोनों का खून का लाल है, लेकिन अंतर क्या है कि मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी सेल्स में होता है, लेकिन केंचुए में जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी सेल में नहीं होता, किसमें होता है, प्लाज्मा में होता है। चौथे से छठे खंड में, चौथे से छठे खंड में मतलब चौथा खंड, पांचवा खंड और छठे खंड में रुधिर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हीमोग्लोबिन और रुधिराणुओं का उत्पादन करती हैं। आपने अगर केंचुए का उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया है तो आपने पढ़ा होगा कि चौथे, पांचवें और छठे खंड में ग्रसनी और ग्रसिका के दोनों ओर रुधिर ग्रंथियों का एक समूह होता है जिसमें ग्रसनीय वृकक भी पाए जाते हैं। तो वो जो रुधिर ग्रंथियों का जो समूह है, जो एक ग्रुप है, वो जो है हीमोग्लोबिन और रुधिराणुओं का निर्माण करता है। केंचुए का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसे हम क्लोज टाइप कहते हैं, बंद प्रकार का कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बंद प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन क्या है। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक बंद प्रकार का और एक खुले प्रकार का। कितने प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है आपका, दो प्रकार का। एक आपका बंद प्रकार का है जो मैंने लिखा ही है, और दूसरा जो होता है वो आपका कैसा होता है, खुले प्रकार का आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। अब ये बंद और खुला क्या मतलब है, इसको आप समझिए। देखिए, अगर आपका रुधिर जो है वो रुधिर वाहिनियों में बहे, नलिकाओं में बहे, केशिकाओं में बहे, तो ऐसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को हम बंद प्रकार का कहते हैं। जैसे मनुष्य है, हमारा खून किसमें बहता है, धमनियों में, शिराओं में, केशिकाओं में बहता है। उसी प्रकार से केंचुए में, देखिए मैंने डायग्राम यहाँ इसलिए दिखाया है, ये देखिए आप वाहिनियां, ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, इनमें खून बह रहा है। तो ऐसा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जिसमें खून जो है नलियों में बहे, वाहिनियों में बहे, बंद प्रकार का कहलाता है। तो मनुष्य स्तनधारी हो चाहे आपका केंचुआ हो, इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो बंद प्रकार का होता है। और क्यों होता है, क्योंकि खून जो है नलियों में बहता है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें खून जो है नलियों में ना बहकर कोटरों में बहता है, मतलब उनका शरीर के जितने भी अंग हैं वो खून में जो है क्या होते हैं, खून में ही जो है डूबे हुए होते हैं, खून के अंदर ही डूबे हुए पाए जाते हैं। जैसे काकरोच की बात करें, काकरोच के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि काकरोच का पूरा शरीर जो है खून से भरा होता है। तो दूसरे शब्दों में आपसे कहूं कि अगर रुधिर किसी वाहिनी में ना बह करके रुधिर कोटर में बहे, रोटर किसी कक्ष में भरा हुआ हो, रुधिर वाहिनियों में ना होकर किसी कक्ष में या किसी कोटर में भरा हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जैसे काकरोच। तो ध्यान रखिए कि केंचुए में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बंद प्रकार का होता है क्योंकि रुधिर जो है वाहिनियों में बहता है, नलियों में बहता है।
देखिए केंचुए में जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, इसको समझने की दृष्टि से, आसानी से समझाने की दृष्टि से इसका अध्ययन हम दो भागों में करेंगे। पहले 13 खंडों में, जैसा आपको पता है कि केंचुए के शरीर में कितने खंड होते हैं, लगभग 100 से 120 खंड होते हैं। तो केंचुए में पहले जो 13 खंड हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अलग होता है, और 14वें खंड से अंतिम खंड तक जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो हम दो चरणों में इसका अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रथम 13 खंडों में रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। आज का जो वीडियो है हमारा, वो प्रथम 13 खंडों में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को लेकर के है। 14वें खंड से अंतिम खंड तक जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में अध्ययन करते हैं केंचुए के पहले 13 खंडों में रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखिए केंचुए के प्रथम 13 खंडों में दो प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, दो प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। एक कहलाती है अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी और एक कहलाती है पार्श्व रुधिर वाहिनी। केंचुए के पहले 13 खंडों में दो प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, दो प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। एक कहलाती है अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी और दूसरी कहलाती है पार्श्व रुधिर वाहिनी। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी। क्या है ये? देखिए जो वाहिनियां शरीर की लंबाई में फैली होती हैं, मतलब जो वाहिनियां शरीर की लंबाई के समानांतर फैली होती हैं, उनको हम अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी कहते हैं। केंचुए के पहले 13 खंडों में 4 प्रकार की अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, मतलब ऐसी रुधिर वाहिनियां जो शरीर की लंबाई के समानांतर फैली हों। 4 प्रकार की रुधिर वाहिनियां पहले 13 खंडों में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं ये? पहली है पृष्ठ रुधिर वाहिनी, अधर रुधिर वाहिनी, पार्श्व ग्रसिका वाहिनी और ग्रसिकोपरिक वाहिनी। ये 4 प्रकार की अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियां केंचुए के पहले 13 खंडों में पाई जाती हैं। एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठ रुधिर वाहिनी, डोर्सल ब्लड वेसल। आहार नाल के ऊपर संपूर्ण शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा में लंबाई में फैली सबसे मोटी वाहिनी है। देखिए पृष्ठ मैंने आपको कहा था, जो जमीन से विपरीत हिस्सा होता है, जो आसमान की ओर होता है, उसे हम पृष्ठ भाग कहते हैं केंचुए में। और जो मिट्टी के रगड़ का चल रहा है, मिट्टी से घसीट का चल रहा है, उस भाग को हम अधर भाग कहते हैं। मध्य पृष्ठ मतलब ऊपरी भाग का बिल्कुल मध्य भाग, वहां पे आहार नाल के ठीक ऊपर ये पृष्ठ रुधिर वाहिनी पाई जाती है। सबसे मोटी वाहिनी है। आप डायग्राम में देखिए, ये जो बीच का हिस्सा, ये क्या है? केंचुए की आहार नाल आप देख रहे हैं। ये मुख प्रकोष्ठ है, ग्रसनी, ग्रसिका, ये पेछड़ी, अमाशय, आंत, ये सब दिख रहा है आपको, है ना, जो पीले रंग से दिखाया है। इसके ठीक ऊपर आप ये लाल रंग की वाहिनी देख रहे हैं। ये जो लाल रंग की वाहिनी है, इसको हम कहते हैं पृष्ठ रुधिर वाहिनी। आहार नाल के ठीक ऊपर मध्य पृष्ठ रेखा में। इस डायग्राम में देखिए, ये जो लाल रंग की आपको नली दिख रही है, ये आपकी क्या है? पृष्ठ रुधिर वाहिनी है, जो आहार नाल के ठीक ऊपर है, मध्य पृष्ठ भाग में है। इसमें निरंतर स्पंदन के कारण, निरंतर पल्सेशन के कारण खून पीछे से आगे की ओर बहता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि पृष्ठ रुधिर वाहिनी में जो खून बहता है, वो कहां से कहां बहता है? पीछे से आगे की ओर। खून कैसे बहता है? पीछे से आगे की ओर बहता है। ये आपको पता हुआ होना चाहिए कि इनमें खून जो है पीछे से आगे की ओर बहता है। प्रत्येक खंड के अंतरखंडीय पट से आगे एक जोड़ी कपाट होते हैं, जो रुधिर को पीछे से आगे तो आने देते हैं, परंतु आगे से पीछे जाने नहीं देते। देखिए अगर आप पृष्ठ रुधिर वाहिनी को देखें, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। मान लीजिए ये आपकी पृष्ठ रुधिर वाहिनी है, ठीक है, और एक खंड आपका ये है, दूसरा अंतरखंडीय पट ये है, तीसरा अंतरखंडीय पट ये है। तो ये कहता है कि प्रत्येक खंड के अंतरखंडीय पट के आगे, जैसे ये खंड है, इस खंड का ये अंतरखंडीय पट है, इसके आगे इसमें एक जोड़ी कपाट पाए जाते हैं। इस प्रकार से वाल्व रूपी संरचना पाई जाती है। इसमें पृष्ठ रुधिर वाहिनी में, पृष्ठ रुधिर वाहिनी में इस प्रकार के वाल्व रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये वाल्व या दरवाजे रूपी जो संरचनाएं हैं, इनका काम क्या है? ये खून को पीछे से आगे तो आने देता है, ये खून को पीछे से आगे तो जाने देता है, लेकिन अगर खून उल्टा आगे से पीछे जाना चाहे तो ये वाल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, जिसके कारण से खून आगे से पीछे
नहीं जा पाता। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक खंड के अंतरखंडीय पट के आगे एक जोड़ी वाल्व रूपी संरचनाएं इस पृष्ठरुधिर वाहिनी में पाई जाती हैं। ये खून को आगे पीछे से आगे तो आने देती हैं, लेकिन आगे से पीछे जाने पर ये वाल्व क्या होते हैं, ये कपाट क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं और ये खून को आगे से पीछे जाने नहीं देते। इस वाहिनी का कार्य बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि पहले 14 खंडों में इस वाहिनी का काम क्या है। देखिए पहले 14 खंडों में ये वाहिनी क्या करती है, ये रुधिर को वितरित करने का काम करती है। पहले 14 खंडों में ये वाहिनी क्या करती है, पृष्ठरुधिर वाहिनी, ये रुधिर को बांटने का काम करती है, रुधिर देने का काम करती है। ये आहार नाल और जननांगों को रुधिर देती है। आप देखिए डायग्राम में, अगर यहाँ पे आप देखें इस डायग्राम में, तो देखिए ये जो पृष्ठरुधिर वाहिनी है, इससे आप देखिए ये नली, ये छोटी छोटी शाखाएं निकल रही हैं। आप देख रहे हैं पृष्ठरुधिर वाहिनी से शाखाएं निकल रही हैं और ये क्या कर रही हैं, ये इस आहारनाल को और जो जनन अंग होते हैं उनको रुधिर देने का काम करती है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखिएगा, आहारनाल के ठीक ऊपर मध्य पृष्ठ भाग में पाई जाती है। रुधिर कहां से कहां बहता है, पीछे से आगे की ओर बहता है। इसके प्रत्येक खंड में क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी कपाट पाए जाते हैं और इसका काम क्या है कि ये रुधिर को बांटने का काम, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं दूसरी अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी की, जिसको हम अधर रुधिर वाहिनी या वेंट्रल ब्लड वेसल कहते हैं। देखिए ये जो रुधिर वाहिनी है, ये आहार नाल के ठीक नीचे दूसरे खंड से शरीर के अंतिम खंड तक फैली हुई होती है। आप डायग्राम में अगर देखें तो ये नीले कलर से जो दिखाई गई है, ये आपकी अधर रुधिर वाहिनी है। ये जो नीचे दिखाई गई है अधर रुधिर वाहिनी, और ये देखिए कहाँ पाई जा रही है, आहार नाल के ठीक नीचे। इस डायग्राम में भी अगर आप देखें तो ये आहार नाल है, इस आहार नाल के नीचे ये जो रुधिर वाहिनी है आपकी, इसको क्या कहते हैं, हम अधर रुधिर वाहिनी कहते हैं, जो दूसरे खंड से अंतिम खंड तक फैली हुई होती है। यह पृष्ठरुधिर वाहिनी से कम मोटी, पेशी रहित और पतली भित्ति वाली होती है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि पृष्ठरुधिर वाहिनी मोटी नलिका है और काफी पेशीय होती है, लेकिन आपको ये देखना है कि अधर रुधिर वाहिनी जो होती है वो पृष्ठरुधिर वाहिनी से कम मोटी होगी और पेशी रहित होगी, पतली भित्ति वाली होगी। इस वाहिनी में कपाट नहीं होते। जैसे पृष्ठरुधिर वाहिनी में प्रत्येक खंड के अंतरखंडीय पट के आगे कपाट थे, वैसे कपाट, वैसे वाल्व जो हैं अधर रुधिर वाहिनी में नहीं पाए जाते और इसमें किसी भी प्रकार का कुंचनशीलता नहीं पाई जाती, ये अकुंचनशील होती है। इसमें रुधिर जो बहता है वो आगे से पीछे की ओर बहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पृष्ठरुधिर वाहिनी में रुधिर बहता है कहाँ से, पीछे से आगे की ओर। तो ये जो अधर रुधिर वाहिनी है आपकी, इसमें जो रुधिर बहता है वो कहाँ से कहाँ बहता है, आगे से पीछे की ओर बहता है। ये ध्यान रखिएगा कि अधर रुधिर वाहिनी जो है, इसमें खून कहाँ से कहाँ बहता है, आगे से पीछे की ओर। और अंतिम पॉइंट ध्यान रखना है कि ये भी रुधिर वितरण का काम करती है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि पहले 14 खंडों में पृष्ठरुधिर वाहिनी क्या करती है, रुधिर वितरण का काम करती है। उसी प्रकार से पहले 13 खंडों में अधर रुधिर वाहिनी भी क्या कर रही है, रुधिर को बांटने का काम करती है। अब हम बात करते हैं तीसरी अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी की, जिसको हम कहते हैं पार्श्व ग्रसिका वाहिनी। देखिए पार्श्व ग्रसिका वाहिनी कहाँ पाई जाती है, प्रथम 13 खंडों में आहार नाल के दोनों तरफ एक एक पार्श्व ग्रसिका वाहिनी पाई जाती है। एक एक पार्श्व ग्रसिका वाहिनी आहार नाल के दोनों ओर। इसका मतलब पार्श्व ग्रसिका वाहिनी संख्या में कितनी होंगी, 2 होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आहार नाल के दोनों ओर, आप जानते हैं कि किसी भी चीज का पार्श्व क्या होंगे, दोनों होंगे, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। तो आहार नाल के दोनों तरफ जो है एक एक आपकी पार्श्व ग्रसिका वाहिनी पाई जाएगी। तो ये संख्या में कितनी है, 2। आप इस डायग्राम में देखें तो एक तरफ की आपकी पार्श्व ग्रसिका वाहिनी दिखाई दे रही है। आप देखिए ये आहार नाल की एक तरफ की पार्श्व ग्रसिका वाहिनी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली पीले रंग से, और ऐसी पार्श्व ग्रसिका वाहिनी आहार नाल की दूसरी तरफ होगी, जो इस डायग्राम में शो नहीं हो पा रही है। ऐसे आप यहाँ पे भी देखें, ये देखिए एक पतली सी नली दिखाई दे रही है आपको आहार नाल की तरफ, ये देखिए दिख रही है आपको। तो ये पार्श्व ग्रसिका वाहिनी है और ऐसी पार्श्व ग्रसिका वाहिनी आहार नाल की दूसरी तरफ होगी, जो हमको यहाँ दिखाई डायग्राम में नहीं दे रही है। तो पार्श्व ग्रसिका वाहिनी संख्या में कितनी है, 2 है। पहले 13 खंडों में आहार नाल के दोनों तरफ एक एक पाई जाएंगी। ये जो है शरीर के विभिन्न अंगों और देह भित्ति से रुधिर को एकत्र करती है। ये जो पार्श्व ग्रसिका वाहिनी है, ये शरीर के विभिन्न अंगों से और त्वचा से, देह भित्ति से
रुधिर को क्या करती हैं, एकत्र करती हैं। अब तक जो 2 रुधिर वाहिनियां पढ़ी आपने पहले 13 खंडों में, वो रुधिर बांट रही थी, लेकिन पार्श्वग्रसिका वाहिनी क्या कर रही है, रुधिर को एकत्र कर रही है। और इस काम के लिए प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी शाखाएं भेजती है। ये जो पार्श्वग्रसिका वाहिनी है, ये रुधिर को एकत्र करने के लिए प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी शाखाएं भेजती है। इनमें रुधिर आगे से पीछे की ओर बहता है। ये जो पार्श्वग्रसिका वाहिनी है, मैंने आपसे कहा प्रत्येक खंड में, आप देखिए ये शाखाएं देख रहे हैं आप, इस प्रकार के कांटे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको। और इसमें भी अगर आप देखें तो आप देखिए ये आपको दिख रही है, पतली पतली लाइनें से दिख रही हैं। तो प्रत्येक खंड में ये एक एक जोड़ी शाखाएं भेजती हैं, जिसके माध्यम से खून को इकट्ठा करती है। और दूसरी बात मैंने आपसे कही कि इसमें रुधिर कैसे बहता है, आगे से पीछे की ओर। इसमें जो ब्लड बहने की दिशा है वो भी क्या है आपकी, आगे से पीछे की ओर। तो ये इस प्रकार से रुधिर इसमें भी बहेगा, आगे से पीछे की ओर रुधिर बहेगा। और दूसरी बात, ये रुधिर क्या करती है, संग्रह करती है, एकत्र करती हैं। और तीसरी बात, इनकी संख्या कितनी है आपकी, 2 है। हम बात करते हैं अंतिम अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी की, पहले 13 खंडों में, जिसको हम कहते हैं ग्रसिका, अधिग्रसिका रुधिर वाहिनी। क्या है ये अधिग्रसिका रुधिर वाहिनी? देखिए 9वें खंड से 13वें खंड तक, 9वें खंड से 13वें खंड तक अमाशय की पृष्ठ दीवार से चिपकी ये अधिग्रसिका रुधिर वाहिनी होती है। आप देखिए ये 9वां खंड है और ये आपका 13वां खंड है। इन खंडों के बीच में ही अमाशय पाया जाता है, आपको पता है ये अमाशय है। और इस अमाशय के ऊपर पृष्ठ में आप देखिए आपको एक पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है, यही आपकी अधिग्रसिका वाहिनी है। इस डायग्राम में भी अगर आप देखें, ये पेशड़ी है, ये गांठ जैसी संरचना पेशड़ी है। इसके बाद ये जो है ये आपका क्या है, अमाशय है, जो 9वें से 13वें खंड तक है। तो इस खंड में आप देखिए ये आपको एक पतली सी नली दिखाई दे रही है। ये जो पतली सी नली है, यही आपका क्या है, अमाशय है, आपका अधिग्रसिका वाहिनी है। अमाशय के पृष्ठ भाग में ये आपकी अधिग्रसिका वाहिनी पाई जाती है। और ये अमाशय चूंकि 9वें से 13वें खंड तक है, तो ये अधिग्रसिका वाहिनी भी 9वें से 13वें खंड तक ही पाई जाती है। 10वें और 11वें खंड में स्थित अग्र लूपों द्वारा पार्श्वग्रसिका वाहिनी से रक्त को लेती है। ये जो अधिग्रसिका वाहिनी है, इसमें आप देखिए 10वें और 11वें खंड में आपको लूप दिखाई देंगे। मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। 10वें और 11वें खंड में एक एक जोड़ी अग्र लूप पाए जाते हैं। आप देखिए ये 10वां खंड है, आपको दिख रही है ये संरचना, ये एक अग्र लूप है। और 11वें खंड में देखिए ये आपका एक अग्र लूप है। तो ये अग्रलूप आपको एक तरफ का दिखाई दे रहा है, ऐसे ही अग्रलूप दूसरी साइड भी होंगे। तो 10वें खंड में कितने अग्रलूप हो गए, 2 अग्रलूप, एक ये और एक इसके पीछे। और 11वें खंड में भी 2 अग्रलूप हो गए, एक ये और एक इसके पीछे। इस डायग्राम में देखिए एक अग्रलूप आपको ये दिखाई दे रहा है 10वें खंड का, एक 11वें खंड का, और ऐसी जो है पीछे भी होगा। तो ये जो अधिग्रसिका वाहिनी है आपकी, ये इन अग्रलूपों द्वारा किससे जुड़ी है, इस वाहिनी से, पार्श्वग्रसिका वाहिनी से जुड़ी है। तो इन अग्रलूपों के माध्यम से ये पार्श्वग्रसिका वाहिनी से क्या करती है, खून को लेने का काम करती है। ये जो आपके अग्रलूप हैं, ये पार्श्वग्रसिका वाहिनी से खून को लेते हैं और कहाँ देते हैं, आपके अधिग्रसिका वाहिनी को ही क्या करते हैं, खून देने का काम करते हैं। पार्श्वग्रसिका वाहिनी से खून लेते हैं और अधिग्रसिका वाहिनी को खून देने का काम करते हैं। 12वें और 13वें खंड में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। 12वें और 13वें खंडों में पार्श्वग्रसिका हृदयों द्वारा इनका रुधिर अधर रुधिर वाहिनी में भेजा जाता है। अभी हम हार्ट के बारे में भी बात करेंगे अलग से, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि 12वें और 13वें खंड में जो पार्श्वग्रसिका हृदय हैं, उनके द्वारा इनका रुधिर अधर वाहिनी में भेजा जाता है। आप देखिए 12वां खंड ये है और 13वां खंड आपका ये है। 12वें खंड में और 13वें खंड में एक एक जोड़ी आपके पार्श्वग्रसिका हृदय हैं। आप एक हृदय ये दिखाई दे रहा है 12वें खंड का, एक पीछे होगा, एक ये दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे होगा। तो ये जो पार्श्वग्रसिका हृदय हैं, इनका काम क्या है कि ये खून जो है ले करके इसके रुधिर को अधर रुधिर वाहिनी में भेज रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, आपके पार्श्वग्रसिका हृदय क्या कर रहे हैं, आप यहाँ डायग्राम में देखिए, अधिग्रसिका वाहिनी से इन्होंने क्या लिया, खून ले लिया। अधिग्रसिका वाहिनी से इन्होंने क्या ले लिया, खून ले लिया। और लेने के बाद ये खून को कहाँ पहुंचा रहे हैं, आपके इस नली में। और इस नली को हमने क्या कहा, अधर रुधिर वाहिनी का। तो आप ये ध्यान रखना है आपको ये, कि ये जो आपके पार्श्वग्रसिका हृदय हैं, ये 12वें और 13वें खंड में जो पाए जा रहे हैं, ये इस अधोग्रसिका वाहिनी से खून को लेते हैं और लेकर के कहाँ पहुंचाते हैं, अधर रुधिर वाहिनी में पहुंचाते हैं।
अधिग्रसिका वाहिनी से खून को लेते हैं और कहाँ पहुंचाते हैं, अधर रुधिर वाहिनी में पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त यह अमाशय और पेशनी की दीवार से भी रुधिर को एकत्र करने का काम करती है। ये जो आपकी पार्श्वग्रसिका वाहिनी है, अधिग्रसिका वाहिनी है, ये आपकी अमाशय और पेशनी की दीवार से भी ब्लड को एकत्र करने का काम करती है। तो ये अधिग्रसिका वाहिनी के बारे में मैंने आपको बताया। 9वें से 13वें खंड तक पाई जाएगी, अमाशय की पृष्ठ दीवार पर चिपकी होगी। 10वें और 11वें खंड में अग्रलूपों द्वारा पार्श्वग्रसिका वाहिनियां क्या करती हैं, रक्त को लेती हैं, पार्श्वग्रसिका वाहिनी से रक्त को लेती है ये अधिग्रसिका वाहिनी। और 12वें और 13वें खंड में क्या करती है, पार्श्वग्रसिका हृदयों के द्वारा अपने खून को कहाँ भेजती है, अधर रुधिर वाहिनी में भेजती है। अब देखिए, आपने 4 प्रकार की अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी पढ़ ली। अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी जो शरीर की लंबाई के समानांतर फैली थी। एक पृष्ठ रुधिर वाहिनी आपने पढ़ ली, एक अधर रुधिर वाहिनी पढ़ ली, एक आपने पार्श्वग्रसिका वाहिनी पढ़ ली, और एक आपने ये अधिग्रसिका वाहिनी के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं पार्श्व रुधिर वाहिनियों की, जो अनुदैर्ध्य वाहिनियों को आपस में जोड़ती हैं। ये जो 4 अनुदैर्ध्य वाहिनियां थीं, इनको आपस में जोड़ने के लिए जो पार्श्व में वाहिनियां होती हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। और ये कौन कौन सी हैं, पहले 13 खंडों में आप हृदय के बारे में पढ़ेंगे, आप अग्रलूप के बारे में पढ़ेंगे, आप मुद्रिका वाहिनी के बारे में पढ़ेंगे, और आप अधस्त्वक वाहिनी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय की। देखिए, केंचुए में हृदय जो होता है वो 9वें, 7वें, 12वें और 13वें 4 खंड हैं। 7वां, 9वां, 12वां और 13वां, इन खंडों में एक एक जोड़ा हृदय पाए जाते हैं। 7वें खंड में 2 हृदय होंगे आहर नाल के दोनों तरफ, 9वें में 2 होंगे, 12वें में 2 होंगे और 13वें में 2 होंगे। तो इस प्रकार से कुल कितने हृदय होते हैं केंचुए में, 8 हृदय होते हैं। आप डायग्राम में देखिए, 7वें खंड में ये एक हृदय आपको दिखाई दे रहा है, एक इस साइड है, एक आहर नाल की दूसरी साइड होगा। 9वें खंड में आपको देखिए हृदय दिखाई दे रहा है, एक आहर नाल के दूसरी साइड होगा। 12वें खंड में और 13वें खंड में दिखाई दे रहा है, और एक आहर नाल की दूसरी साइड होगा। तो 4 हृदय आपको दिखाई दे रहे हैं, और 4 हृदय दूसरी साइड होंगे, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। इस डायग्राम में थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करिए। देखिए, 7वें खंड में आपको दोनों साइड के हृदय दिखाए गए हैं, एक ये लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का। 9वें खंड में भी देखिए आपको एक ये हृदय दिखाई दे रहा है, एक आहर नाल के पीछे हल्का सा आपको दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से 12वें और 13वें में भी आपको 2 हृदय सामने के दिखाई दे रहे हैं, पीछे के दिखाई नहीं दे रहे। तो 7वें, 9वें, 12वें, 13वें खंड में प्रत्येक खंड जो दिए हैं, इनमें एक एक जोड़ी आपके हृदय होंगे। तो कुल मिला के 8 हृदय होते हैं। 4 जोड़ी कह लीजिए, या आप 8 हृदय कह सकते हैं। लेकिन ये जो हृदय हैं थोड़े अलग अलग हैं। 7वें और 9वें खंड का जो हृदय है उसको हम पार्श्व हृदय कहते हैं, और 12वें और 13वें खंड के जो हृदय हैं उनको हम पार्श्वग्रसिका हृदय कहते हैं। 7वें और 9वें खंड में जो हृदय है उसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व हृदय कहते हैं। जैसे कुछ संरचना आपकी इस प्रकार की इनकी होती है, ये पार्श्व हृदय हैं। और जो 12वें और 13वें खंड में है, जिनको हमने क्या नाम दिया, पार्श्वग्रसिका हृदय दिया, उनकी संरचना कुछ आपकी इस प्रकार से होती है। ये आपके पार्श्वग्रसिका हृदय, हल्का सा अंतर है, अभी आप समझ जाएंगे। तो ये जो हृदय, ये क्या है आपका पार्श्व हृदय, जो 7वें और 9वें खंड में पाया जाता है। और ये जो हृदय है आपका क्या है, पार्श्वग्रसिका हृदय, जो आपका कहाँ पाया जाता है, 12वें और 13वें खंड में पाया जाता है। तो 4 ये होंगे पार्श्व हृदय, और 4 कौन होंगे आपके, पार्श्वग्रसिका हृदय होंगे। तो कुल 8 हृदय आपके पाए जाते हैं। अब ये जो हृदय हैं आपके, ये पेशीय हैं, संकुचनशील हैं। स्वाभाविक हृदय हैं तो पेशीय और संकुचनशील होंगे ही होंगे। और इनमें कपाटों के नियंत्रण से रुधिर जो है ऊपर से नीचे की ओर बहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं जो, कि इनमें जो रुधिर बहता है ये ऊपर से नीचे बहता है। आप इस हृदय को देखिए, इसमें रुधिर कहाँ बहेगा, ऊपर से नीचे की ओर बहेगा। इसमें भी रुधिर कहाँ बहेगा, ऊपर से नीचे की ओर बहेगा। इसमें भी हृदय कहाँ बहेगा, खून कहाँ बहेगा, ऊपर से नीचे की ओर। और इस हृदय में भी कहाँ खून बहेगा, ऊपर से नीचे की ओर। और ये कंट्रोल कौन करता है, कपाट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पृष्ठ रुधिर वाहिनी में कपाट होते हैं, उसी प्रकार से ये आपका जो हृदय है, इन हृदयों में भी इस प्रकार से कपाट पाए जाते हैं। ऐसे कपाट पाए जाते हैं जो खून को जो है ऊपर से नीचे तो आने देंगे, लेकिन नीचे से ऊपर जाने नहीं देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनमें रुधिर बहने का क्रम क्या है,
ऊपर से नीचे की ओर है, और इसे कंट्रोल कौन करता है? कपाट करते हैं। ये खून को ऊपर से नीचे तो आने देते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जाने नहीं देते। इसके अलावा जो आपको जानना है महत्वपूर्ण वो क्या है? देखिए, पार्श्व जो आपका हृदय है, जो 7वें और 9वें खंड में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये पृष्ठ रुधिर वाहिनी को अधर रुधिर वाहिनी से जोड़ते हैं। आप देखिए, 7वें और 9वें खंड के दोनों हृदय देखिए, ये कौन सी वाहिनी है? पृष्ठ रुधिर वाहिनी। और ये कौन सी वाहिनी है? अधर रुधिर वाहिनी। तो 7वें और 9वें खंड में ये जो दो जोड़ी आपके पार्श्व हृदय हैं, ये किसको जोड़ रहे हैं? पृष्ठ रुधिर वाहिनी को अधर रुधिर वाहिनी से जोड़ते हैं। ये पृष्ठ रुधिर वाहिनी से खून लेकर के कहाँ पहुंचाते हैं? अधर रुधिर वाहिनी में पहुंचाते हैं। ये ध्यान रखना है, पार्श्व हृदय 7वें और 9वें खंड में पृष्ठ रुधिर वाहिनी को अधर रुधिर वाहिनी से जोड़ते हैं, और खून को पृष्ठ रुधिर वाहिनी से कहाँ पहुंचाते हैं? अधर रुधिर वाहिनी में पहुंचाते हैं। जबकि जो पार्श्व ग्रसिका हृदय हैं, ये पृष्ठ रुधिर वाहिनी, अधिग्रसिका वाहिनी को अधर रुधिर वाहिनी से जोड़ते हैं। आप देखिए, 12वें और 13वें खंड में जो हृदय हैं, पार्श्व ग्रसिका हृदय, किस किस से जुड़े हैं? एक इस नली से जुड़े हैं, जिसको आपने क्या कहा? पृष्ठ रुधिर वाहिनी। एक ये वाली नली है जो आपके 9वें से 13वें खंड तक है, जिसको हमने क्या कहा था? अधिग्रसिका वाहिनी कही थी। तो ये जो पार्श्व ग्रसिका हृदय हैं, ये क्या करते हैं? पृष्ठ रुधिर वाहिनी से खून लेते हैं, अधिग्रसिका वाहिनी से खून लेते हैं, और इसको कहाँ पहुंचाते हैं? अधर रुधिर वाहिनी में पहुंचाते हैं। यही अंतर है दोनों हृदय में। पार्श्व हृदय पृष्ठ रुधिर वाहिनी से खून पहुंचाता है अधर रुधिर वाहिनी में, लेकिन पार्श्व ग्रसिका हृदय क्या करते हैं? ये पृष्ठ रुधिर वाहिनी से भी खून लेते हैं, इस अधिग्रसिका वाहिनी से भी खून लेते हैं, और इसको कहां पहुंचाते हैं? अधर रुधिर वाहिनी में पहुंचाते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अग्रलूप की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10वें और 11वें खंड में एक एक जोड़ा अग्रलूप पाया जाता है। आप देखिए, 10वें खंड में एक अग्रलूप ये है, ऐसे ही आहारनाल की दूसरी साइड होगा। 11वें खंड में ये अग्रलूप है, आहारनाल के दूसरी साइड भी ये अग्रलूप होगा। तो 10वें खंड में एक जोड़ा, 11वें खंड में एक जोड़ा, कुल आपके कितने हो गए? 4 अग्रलूप हो गए। इस डायग्राम में देखिए, एक अग्रलूप 10वें खंड का ही दिखाई दे रहा है, पीछे का दिखाई नहीं देगा हमको। तो 10वें खंड में एक ये है, एक पीछे होगा। 11वें खंड में एक ये है, एक पीछे होगा। तो कितने अग्रलूप हो गए आपके? 4 हो गए, या 2 जोड़ी हो गए। इनमें रुधिर का प्रवाह क्या है? ऊपर की ओर हो, नीचे से ऊपर की ओर होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें अग्रलूपों में रुधिर बहने का क्रम कहाँ है? आप इसको समझिए, इनमें रुधिर कहाँ से कहाँ बहता है? नीचे से ऊपर की ओर। इनमें जो रुधिर बह रहा है वो इस प्रकार से बह रहा है, नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है। डायग्राम में आपको दिखाऊं, कुछ इस प्रकार से होते हैं आपके अग्रलूप। ये आपका अग्रलूप है, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका अग्रलूप है। ठीक, तो इसमें रुधिर कहां से बहता है? नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, ये नीचे किससे जुड़े हैं? ये नीचे किस नली से जुड़े हैं? ये नीचे जुड़े हैं आपके किससे? पार्श्व ग्रसिका वाहिनी से। ये नीचे किससे जुड़े हैं? आपके पार्श्व ग्रसिका वाहिनी से। और ये ऊपर जो है किस नली से जुड़े हुए हैं? ऊपर कौन सी नली से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हैं आपकी अधोग्रसिका वाहिनी से। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अग्रलूप हैं, ये किस किस से जुड़े हुए हैं? पार्श्व ग्रसिका वाहिनी और अधिग्रसिका वाहिनी से। आप देख लीजिए, ये जो वाहिनी है ये क्या है आपकी? मैं आपको कलर चेंज करके समझाता हूँ। ये वाली जो वाहिनी है, ये आपकी कौन सी वाहिनी है? ये आपकी अधिग्रसिका वाहिनी है, ठीक है। और ये वाली वाहिनी कौन सी है आपकी? ये आपकी पार्श्व ग्रसिका वाहिनी है। तो ये अग्रलूप किससे जुड़े हैं? पार्श्व ग्रसिका वाहिनी और अधिग्रसिका वाहिनी से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो इनका काम दोबारा से समझ लीजिए, 10वें 11वें खंड में एक एक जोड़ा, रुधिर बहने का क्रम नीचे से ऊपर की ओर। ये क्या करते हैं? अधिग्रसिका वाहिनी से खून को लेकर के, माफ कीजिएगा, पार्श्व ग्रसिका वाहिनी से खून को लेकर के अधिग्रसिका वाहिनी में पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अधस्त्वक वाहिनी की। अधस्त्वक वाहिनी किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्येक खंड में पट से आगे निकलने वाली एक एक जोड़ी ये अधर वाहिनी की शाखाएं। अधर वाहिनी, आप देखिए, ये अधर रुधिर वाहिनी आप देख रहे हैं। अधर रुधिर वाहिनी से देखिए आप प्रत्येक खंड में, आप देखिए, ये एक एक जोड़ी शाखाएं निकल रही हैं। आप देख रहे हैं, एक शाखा, दो शाखा, एक शाखा, दो शाखा, एक शाखा, दो शाखा, एक शाखा, दो शाखा। प्रत्येक खंड में आप देखिए अधर रुधिर वाहिनी से दो दो शाखाएं निकल रही हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अधस्त्वक वाहिनी कहते हैं। अधर रुधिर वाहिनी से प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी शाखाएं निकलती हैं, जिनको हम अधस्त्वक वाहिनी कहते हैं। और इनका काम क्या है? ये अध्यावरणीय वृकक को, पट को, देह भित्ति को और जननांगों को रुधिर पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये अधर रुधिर वाहिनी की शाखाएं हैं जो विभिन्न अंगों को खून देने का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं मुद्रिका वाहिनी की।
देखिए 10वें और 11वें खंडों में प्रत्येक पार्श्व ग्रसिका वाहिनी लगभग 12 मुद्रिका समान वाहिनियों द्वारा ग्रसिकोपरिक वाहिनी से जुड़ी होती है। ये जो आपकी ग्रसिकोपरिक वाहिनी है, इससे जुड़ी होती हैं लगभग 12 मुद्रिका समान वाहिनियां। किस खंड में? 10वें और 13वें खंड में जुड़ी होती हैं। और ये काम क्या करती हैं? अमाशय की भित्ति में भीतर ही भीतर फैलकर रुधिर को ग्रसिकोपरिक वाहिनी में ले जाती हैं। तो ये समझ लीजिए, ये आपकी पार्श्व ग्रसिका वाहिनी है। इन वाहिनियों से 10वें 13वें खंड में मुद्रिका वाहिनियां निकलती हैं, कितनी? 12। और ये अमाशय के अंदर ही अंदर रुधिर को इकट्ठा करती हैं और कहां पहुंचाती हैं? ग्रसिकोपरिक वाहिनी में पहुंचाने का काम करती हैं। अब देखिए, ये पहले 13 खंड में रुधिर का चार्ट है, किस प्रकार से रुधिर बहता है। आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए, ये पृष्ठ रुधिर वाहिनी है। इसने क्या किया? खून आपने मुख गुहा को दिया, ग्रसनी, ग्रसिका, पेशनी, अमाशय सबको खून दिया। ठीक है। इसके अलावा पार्श्व हृदय के द्वारा पृष्ठ रुधिर वाहिनी से खून कहाँ चला गया? अधर रुधिर वाहिनी में। और पार्श्व ग्रसिका हृदय द्वारा भी खून कहाँ चला जाता है? इसका अधर रुधिर वाहिनी में चला जाता है। ठीक है। इन अंगों में जो खून गया, इन अंगों से खून कलेक्ट कौन करता है? अधिग्रसिका वाहिनी, जो 9वें से 13वें खंड तक मौजूद है। यहां से भी खून कहां जाता है? 12वें 13वें हृदय में। और 12वें 13वें हृदय से भी खून कहां जाता है? आपका अधर रुधिर वाहिनी में चला जाता है। ठीक हो गया। अब आप नीचे देखिए, ये आपको दिख रहा है अधर रुधिर वाहिनी। अधर रुधिर वाहिनी भी क्या करती है? खून बांटती है। किसके माध्यम से? अधस्तोक वाहिनी के माध्यम से। ये देह भित्ति को खून देती है, पटों को खून देती है, वृक्क को खून देती है और जननांगों को खून देती है। और इन अंगों से भी खून कलेक्ट कौन करता है? पार्श्व ग्रसिका वाहिनी, जो संख्या में 2 होती है। ये पार्श्व ग्रसिका वाहिनी इस ग्रसनीय वृक्क से भी खून को इकट्ठा करती है। और उसके बाद 10वें 11वें खंड में अगर लूप और 10वें 13वें खंडों में जो मुद्रिका वाहिनी है, इनके माध्यम से ये खून कहाँ चला जाता है? अधिग्रसिका वाहिनी में चला जाता है। और अधिग्रसिका वाहिनी में जो खून आता है, वो पार्श्व ग्रसिका हृदय से दोबारा कहाँ चला जाता है? अधर रुधिर वाहिनी में चला जाता है। तो ये पहले 13 खंडों में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किस प्रकार से होता है, ये मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से खून कहाँ से कहाँ जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको केंचुए के पहले 13 खंडों में किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन होता है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।